जय हिंद दोस्तों। 15 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। यानी अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है 13 फरवरी 2025 से। संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है मणिपुर में। इस प्रकार से राष्ट्रपति ने अपने आदेश में मणिपुर की जो राज्य विधानसभा है उसको निलंबित कर दिया है। मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इस प्रकार से मणिपुर भारत का ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दोस्तों, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण की जाती हैं और जो राज्य का राज्यपाल होता है यानी गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियां सौंपी जाती हैं राज्यपाल को, तो उसके आधार पर राज्यपाल इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है और राज्यपाल ही शासन करता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है और यदि इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी दे दी जाती है तो इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगातार अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। दोस्तों, संविधान लागू होने के बाद अब तक देश में 135 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 20 जून 1951 को पंजाब में। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो वो लगा था पंजाब में 1951 में। सबसे अधिक बार लगा है मणिपुर में 11 बार, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर 4668 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा है, यानी 12 महीने 9 दिन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा है। फिर इसके बाद पंजाब है, पंजाब में 3878 दिन रहा है, यानी 10 वर्ष 7 महीने। और फिर है पुदुचेरी, तो यहाँ पर 2739 दिन राष्ट्रपति शासन रहा है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा स्टडी करके चैनल पर 1 वर्ष तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च की गई है। तो जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दी गई है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, यानी मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा सर्वसेज। तो दोस्तों, 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। तो इसमें सर्वसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड यानी सेना की टीम ने 121 मेडल जीते हैं, जिसमें से 68 गोल्ड मेडल हैं, 26 सिल्वर मेडल हैं और 27 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस प्रकार से सेना की टीम ने मेडल टैली में टॉप स्थान हासिल किया है और सेना की टीम ने राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी जीती है। दोस्तों, जब नेशनल गेम्स आयोजित किए जाते हैं और मेडल टैली में जो टॉप करता है उसे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो इस प्रकार से सेना की टीम ने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। उत्तराखंड ने 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 12 शहरों में 38वें नेशनल खेलों की मेजबानी की है। आपको याद रखना है कि जो नेशनल गेम्स है इसका आयोजन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर कौन रहा है, यानी मस्कट क्या था? तो मस्कट था मौली। 38वें नेशनल गेम्स में 35 खेल खेले गए थे, जिसमें से 33 ऐसे खेल थे जिसमें मेडल दिया गया है, 2 ऐसे खेल थे जिसमें मेडल नहीं दिए गए हैं। आपको याद रखना है कि जो कलारी पट्टू और राफ्टिंग खेल था,
ये एक प्रदर्शन खेल के रूप में इसमें शामिल किए गए थे, यानी इसमें मेडल नहीं दिए गए हैं। तो मलखंब और योगासन को पहले प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन इसमें बाद में मेडल भी दिए गए हैं। 38वें नेशनल गेम्स की मशाल का क्या नाम था? तेजस्विनी। आपको याद रखना है कि जो 39वें नेशनल गेम्स हैं ये मेघालय राज्य में आयोजित किए जाएंगे 2027 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, नेशनल गेम्स 2025 की मेडल टैली को देख लेते हैं। तो जब तक ये करंट अफेयर्स आपका रिकॉर्ड किया गया था तब तक यही मेडल टैली थी। अब देखते हैं शायद और कोई भी बदलाव हुआ होगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो मेडल टैली में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके पास 68 गोल्ड थे, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस प्रकार से इसके पास 121 मेडल थे। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। इसके पास 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके पास कुल 201 मेडल थे। हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा के पास 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। इस प्रकार से हरियाणा के पास 153 मेडल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल मेडल हैं उनकी संख्या के आधार पर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो पहले स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि गोल्ड मेडल किसने ज़्यादा जीते हैं। जिसके गोल्ड मेडल ज़्यादा होंगे उसकी रैंकिंग भी ज़्यादा होगी। मध्य प्रदेश चौथे, कर्नाटक पाँचवें और छठे स्थान पर तमिलनाडु, 7वें पर उत्तराखंड और 8वें स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है। 9वें स्थान पर पंजाब, 10वें पर दिल्ली, 11वें पर मणिपुर, 12वें पर उड़ीसा, 13वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, 14वें स्थान पर केरल, 15वें स्थान पर राजस्थान, 16वें स्थान पर गुजरात, झारखंड 17वें, 18वें स्थान पर आंध्र प्रदेश, 19वें स्थान पर जम्मू कश्मीर, 20वें स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 21वें स्थान पर चंडीगढ़, 22वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश, 23वें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, 24वें स्थान पर असम और 25वें स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। 26वें स्थान पर तेलंगाना, 27वें पर गोवा, 28 पर मिजोरम, 29वें स्थान पर बिहार रहा है। तो बिहार वाले आप नोट कर सकते हैं कि बिहार किस स्थान पर रहा है। और 30वें स्थान पर मेघालय, 31वें पर पुदुचेरी, 32वें पर नागालैंड और 33वें स्थान पर सिक्किम रहा है। तो ये है दोस्तों नेशनल गेम्स 2025 की मेडल टैली। अगला क्वेश्चन है, जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा वानुअतु। तो वानुअतु देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं जोथम नापत। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो उन्हें निर्विरोध वानुअतु का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इसके अलावा स्टीफन फेलिक्स को वानुअतु देश की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो इन्हें भी निर्विरोध चुना गया है। वानुअतु देश की बात करें तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है जो कि 80 द्वीपों को मिलाकर के बनाया गया है। राजधानी इसकी पोर्ट बिला है। आधिकारिक भाषाएं हैं बिस्लामा, फ्रेंच और अंग्रेजी, और यह ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप वानुअतु देश को देख सकते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं। तो राजेश निर्वाण BCAS के महानिदेशक बने हैं। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के राजदूत बने हैं। आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अखिल गुप्ता भारती को एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष बनाया गया है। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के हाल ही में महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, IM पुस्तक को किसने लिखा है? तो गोपी चंद हिंदुजा ने IM पुस्तक को लिखा है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने IM पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक हिंदुजा समूह के अध्यक्ष श्री गोपी चंद हिंदुजा के द्वारा संकलित की गई है। यह पुस्तक विभिन्न संस्कृतियों और आस्थाओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस करते हैं और उनके लेखक डिस्कस करते हैं। तो बार पुस्तक को लिखा है बॉब वुडवर्थ ने। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स को लिखा है फिल वॉकर ने। वाई भारत मैटर्स को लिखा है S जयशंकर ने। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। माँ मदर को लिखा गया है डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोड़ावत के द्वारा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को लिखा है श्री राम चोलिया ने। और स्पीकिंग विथ नेचर पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने।
द बुक नाउ को लिखा है मनोज बी जैन ने। रतन टाटा ए लाइफ पुस्तक को लिखा है थॉमस मैथ्यू ने। तो ये सारी पुस्तकें और उनके लेखक आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गुइलेन बैरो सिंड्रोम फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, दुर्लभ गुइलेन बैरो सिंड्रोम या जीबीएस के कारण पहली मौत 12 फरवरी 2025 को मुंबई में दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में गुइलेन बैरो सिंड्रोम से मरने वालों की जो कुल संख्या है वो अब तक 8 हो गई है। महाराष्ट्र में पुणे में गुइलेन बैरो सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि ये जो जीबीएस है या गुइलेन बैरो सिंड्रोम है, ये महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है और महाराष्ट्र में जो पुणे है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस सिंड्रोम से। चलिए जानते हैं कि गुइलेन बैरो सिंड्रोम क्या है। तो यह एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसके कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, इस सिंड्रोम के कारण जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और शरीर में दर्द होता है और सुन्नता आ जाती है। यानी कि जो हाथ हैं या पैर हैं सुन्न हो जाते हैं, पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। WHO के अनुसार गुइलेन बैरो सिंड्रोम का कारण ज्ञात नहीं है। यानी कि WHO ने ये कहा है कि इस सिंड्रोम का भी ये पता नहीं लग पाया है कि ये किसके कारण फैलता है, वायरस के कारण फैलता है या बैक्टीरिया के कारण फैलता है, यह पता नहीं लगाया जा सका है। गुइलेन बैरो सिंड्रोम का कोई ज्ञात इलाज भी नहीं है, यानी कि अभी तक इसका कोई इलाज भी नहीं पाया गया है। क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर है कर्नाटक। तो केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट का अनावरण किया है। तो इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा पंचायतों को कितनी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने राज्यों में कितनी शक्तियां दी हैं पंचायतों को। जो 73वां संविधान संशोधन था ये 1992 में हुआ था और इसके अनुसार संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों, जो 11वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, इसमें पंचायती राज संस्था की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के द्वारा केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली और चंडीगढ़ को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन है वो लागू नहीं है। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है यहाँ पर 1990 में पंचायतें निलंबित कर दी गई थी, इसलिए वहाँ पर पंचायतें ही नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोई पंचायत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में। दोस्तों, ये जो सूचकांक या ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें कर्नाटक पहले, केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पंचायतों को शक्तियाँ दी गई हैं, फिर उसके बाद केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर त्रिपुरा, फिर राजस्थान, फिर 9वें स्थान पर पश्चिम बंगाल है और 10वें स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये रैंकिंग आप नोट कर सकते। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की फॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा वरुण सागर। तो राजस्थान सरकार के द्वारा अजमेर की जो फॉय सागर झील है उसका नाम बदलने का फैसला किया गया है। तो अब अजमेर की फॉय सागर झील का नाम होगा वरुण सागर। इसके अलावा अजमेर में ही स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का जो नाम है वो भी बदल दिया गया है और इसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह किया गया है। और दोस्तों, ये जो वरुण सागर झील है इसके घाट पर भगवान वरुण की प्रतिमा बनाई जा रही है और इसके अलावा इसके घाटों को भी तैयार किया जा रहा है। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री बेसयपुरम किया गया है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है उसका नाम मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किया गया है। कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस सिटी और जायस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन किया गया है।
पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। नागपुर के इतबारी रेलवे स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतबारी स्टेशन किया गया है। ठीक है, तो ये सभी नाम आप नोट कर सकते हैं। तो ये अभी हाल ही में बदले गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो ये सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मंसूर अल मंसूर ने। तो 2025 का ग्लोबल टीचर प्राइज सऊदी अरब के टीचर मंसूर अल मंसूर ने जीता है। वह एक लेखक हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। तो उनके सामाजिक कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है। इस प्राइज के अंतर्गत उन्हें $1 बिलियन यानी लगभग 8.6 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार किस संस्थान ने दिया है? तो वर्की फाउंडेशन ने इसको दिया है। और यह पुरस्कार कहाँ पर दिया गया है? तो यह पुरस्कार दुबई में प्रदान किया गया है। दोस्तों, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए भारत के शिक्षक मोहम्मद इमरान खान मेवाती को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हो सका है। कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। जैसे टॉम क्रूज को फ्रांस का एरोनॉटिक्स मेडल दिया गया है। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। एनोरा जो कि एक फिल्म है, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में। चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है त्रिवेणी के लिए। तो उन्हें बेस्ट न्यू एज एल्बम का अवार्ड दिया गया है। मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनक्वाइस को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, इन्हें आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट किस देश से खरीदेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने का ऐलान किया है। अगर ये फाइटर जेट हमारी वायुसेना में शामिल हो जाते हैं तो इससे हमारे देश की वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। दोस्तों, F-35 की बात करें तो इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। दोस्तों, इस फाइटर जेट की जो हाई स्पीड है वो है 1.6 मैक यानी 1200 मील प्रति घंटा। F-35 स्टील्थ प्लेन है। स्टील्थ प्लेन का मतलब होता है कि इसे राडार से आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता है। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, तीसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान पर इंडिया रहा है। दोस्तों, अमेरिका WHO से अलग हो गया है। इसके अलावा पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग हो गया है। अमेरिका में टिकटॉक बैन किया गया है। बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं। अमेरिका के द्वारा मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने का फैसला लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म कर दिया है। MQ-9B रीपर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। दोस्तों, जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन है यह आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है जस्ट वी। ठीक है, तो ये थीम आप नोट कर सकते हैं। आर्ट वी लिविंग की बात करें तो यह एक शैक्षिक और मानवतावादी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1981 में श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना। दोस्तों, भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है और आपको याद रखना है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों, हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं।
आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं? रजत पाटीदार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन, सरफराज अहमद, शैन वॉटसन और टिम साउदी। हाल ही में राज्य शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इजराइल। और इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की गई है? आईआईटी मद्रास। पीएम मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? मार्सिले। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? पंकज आडवाणी। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? चाइना। नवम पेरा हेरा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? श्रीलंका। इसके अलावा पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? शास्त्रीय गायक। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? अमेरिका। आज के जनरल नॉलेज में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम संसदीय समितियां और उनमें सदस्य डिस्कस करेंगे। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 मेंबर होते हैं, तो इसमें भी 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। विभागीय स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा 10 राज्यसभा के होते हैं। व्यापार सलाहकार समिति में 26 मेंबर होते हैं, तो 15 लोकसभा और 11 राज्यसभा के होते हैं। निजी सदस्य समिति में 15 मेंबर होते हैं, जो कि केवल लोकसभा के होते हैं। नियम समिति में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 16 राज्यसभा के होते हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा 10 राज्यसभा के होते हैं। विशेषाधिकार समिति में 25 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। दोस्तों, अब हम जनवरी के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? इंडिया। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुए हैं? दोहा, कतर में। सिंगापुर ने मानद अमेरिकी पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तरुण दास को। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? पिक्सल। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आयरलैंड। हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? परमाणु ऊर्जा आयोग। केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है? 8वें। श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया जाएगा? 3,985 करोड़ रुपए की लागत से। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2008 बताया हुआ है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, तो ये टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी फरक सकते हैं। ऐप पर 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है, तो इस ई बुक को भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ई बुक मिल जाएगी, इसके अलावा करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो स्क्रीन पर जो ई बुक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 1 वर्ष के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी। टेस्ट पास मिल जाएगा,